मनोज भाई कुकर वाले और साहिल भाई ड्रम वाले, ये तो चल ही रहा है। लेकिन क्या आप सुशील भाई तंदूर वाले को जानते हैं? नहीं जानते हैं तो उन्हें भी जान लीजिए, क्योंकि ये इतिहास में अब तक की पहली ऐसी घटना है जिसने एक लड़की को जलते तंदूर में डालकर भून दिया था। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिल्ली की तंदूर कांड की पूरी डिटेल बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप कहेंगे कि भाई ये तंदूर कांड सबसे बड़ा कांड निकला। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल बात 2 जुलाई 1995 की है, जब रात के लगभग 8 बजे के आसपास सुशील शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पहले गोली मारी, और जब वो मर गई तो उसके बाद उसकी लाश को छुपाने के लिए जब कुछ न सूझा तो उसने अपनी पत्नी की लाश को रोटी पकाने वाले तंदूर में ही डाल दिया था। लेकिन सुशील शर्मा ने ऐसा क्यों किया था और वो लड़की कौन थी, ये सभी कुछ बताने वाले हैं। तो दरअसल इस कहानी में कुल 3 किरदार हैं, 2 पुरुष हैं और 1 महिला है। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई क्राइम हो और उसमें महिला शामिल ना हो, ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। तो खैर, इसमें भी एक महिला थी और इस महिला की उम्र 29 साल थी और उसका नाम नैना साहनी था। और जो दोनों पुरुष थे उनमें से एक का नाम सुशील शर्मा और दूसरे का नाम मतलूब करीम था। और ख़ास बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि नैना और मतलूब करीम दोनों दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज में एक साथ पढ़ाई करते थे। तो इस हवाले से दोनों एक दूसरे को पहचानते थे, जानते थे। और बाद में ये दोनों दिल्ली कांग्रेस के यूथ विंग का हिस्सा बने थे। और सुशील शर्मा की जहाँ तक बात है, तो सुशील शर्मा को नैना साहनी से उस वक्त प्यार हो गया था जब वो यूथ कांग्रेस में शामिल हुई थी, और ये बात 1988-89 की है। उसके बाद सुशील शर्मा नैना साहनी से शादी कर लेता है और दोनों पति पत्नी बनकर रहने लगते हैं। लेकिन मतलूब करीम, जो कि नैना साहनी का कॉलेज का दोस्त था, उससे नैना का फ्रेंडशिप वगैरह का मामला चल ही रहा था, क्योंकि दोनों एक साथ काफ़ी समय बिता चुके थे। तो खैर, सुशील शर्मा ये सब कुछ जानता था कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि नैना साहनी मतलूब करीम से प्यार भी करती थी। अब सवाल यह है कि अगर वो मतलूब करीम से प्यार करती थी तो फिर उसने सुशील शर्मा से शादी क्यों की थी? तो ये बात सबको पता है कि पावर और पद में बहुत ताकत होती है, और सुशील शर्मा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो उसकी वजह से नैना साहनी ने सुशील से शादी कर ली। लेकिन उसका प्यार मतलूब करीम से जारी रहा और उसका यही दो तरफा प्यार उसकी मौत का सबब बन गया। अब नैना साहनी की हत्या कैसे हुई, तो इसकी कहानी यह है कि सुशील शर्मा नई दिल्ली के गोल मार्केट में सरकारी फ्लैट में अपनी पत्नी नैना साहनी के साथ रहा करता था। और 2 जुलाई 1995 में रात के करीब 8 बजे के आसपास सुशील शर्मा जब अपने घर में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी नैना साहनी किसी से लैंडलाइन फ़ोन पर बातचीत कर रही थी, और सुशील के दाखिल होते ही वो फ़ोन रख देती है। और जब सुशील पूछता है कि किसका फ़ोन था, तो वो कहती है पता नहीं, कोई अनजान नंबर से फ़ोन आया था, और वो रॉन्ग नंबर बताकर किचन की तरफ चली जाती है। लेकिन तभी सुशील शर्मा तुरंत उसी नंबर पर रीडायल कर देता है और उधर से मतलूब करीम फ़ोन को उठाता है, और जैसे ही वो हेलो बोलता है तो मतलूब करीम की आवाज़ तुरंत सुशील शर्मा पहचान लेता है और फ़ोन कट कर देता है। और अब वो ये समझ चुका था कि नैना साहनी का मतलूब के साथ अफेयर है और वो झूठ बोल रही थी कि वो कोई अननोन नंबर था। तभी उसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, यानी नैना साहनी और उसके पति सुशील शर्मा के बीच में। और इतने में सुशील शर्मा अपनी लाइसेंसी बंदूक से नैना साहनी को गोली मार देता है, जिससे नैना की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब उसने गुस्से में आकर गोली तो मार दी, लेकिन अब उसके बाद घबरा गया कि ये क्या हो गया। लेकिन अब हत्या तो हो ही चुकी थी, क्या ही कर सकता था। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। तो सुशील शर्मा सोचता है कि क्यों ना इस लाश को यमुना नदी में फेंक दिया जाए। और वो सबसे पहले लाश को एक प्लास्टिक के बैग में रखता है और खून को साफ करता है, और अकेले किसी तरह से नैना की लाश को अपनी मारुति 800 कार की डिक्की में रखता है, और उसके बाद यमुना नदी की तरफ लाश को बहाने के लिए रात के करीब 9 बजे के आसपास वो निकल जाता है। और वो आखिरकार आईटीओ पुल पर पहुंच जाता है और मौका देखने लगता है कि कुछ सन्नाटा हो तो लाश को निकाल कर नदी में फेंक दूं। हालांकि वो गाड़ी रोकता नहीं है, बल्कि चलाता रहता है, कभी गाड़ी स्लो करता है, कभी तेज करता है। वो मौके की तलाश करता है कि कम से कम कोई चांस मिले तो लाश को फेंकूं, और देखता रहता है कि कुछ गाड़ियों की आवाजाही रुके या कुछ कम हो तो अपना काम करूं। लेकिन बहुत ज़्यादा रात हुई नहीं थी, तो इसीलिए गाड़ियों की आमदोरफ्त भी उस पुल पर जारी थी। ये और सी बात है कि उस ज़माने में दिल्ली में उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होती थी जितने कि आज हैं, लेकिन दिल्ली तो बहरहाल दिल्ली है, गाड़ियों की तो कभी भी कोई कमी नहीं रही थी। तो आखिरकार सुशील को मौका नहीं मिल पाता है और वो गाड़ी रोक कर लाश को फेंक सके, ये भी मुमकिन नहीं था,
क्योंकि सुशील शर्मा थोड़ा बहुत फेमस भी था, क्योंकि वो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था और उसकी गाड़ी पर कांग्रेस वगैरह का झंडा लगा था। तो जाहिर सी बात है इसके लिए तो मुश्किल था अगर कोई पहचान लेता तो, इसीलिए उसको लाश फेंकने का मौका नहीं मिल पाता है और फिर वो वहाँ से वापस आ जाता है। अब वो प्लान बी बना रहा था और प्लान बी उसका ये था कि इस लाश को अब चूंकि फेंक नहीं सका है तो अब क्या किया जाए, उसको तंदूर में डालकर जला दिया जाए, ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि नैना साहनी नाम की कोई पत्नी भी थी हमारी और हमने उसको मार भी दिया था। और सुशील शर्मा का दरअसल एक होटल था और वो उसी होटल का मालिक भी था, तो इसी वजह से जब सुशील शर्मा का प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी की तरफ आ जाता है और वापस वो अपने रेस्टोरेंट की तरफ आ जाता है। सुशील शर्मा नैना की लाश को लेकर के अपनी मारुति 800 कार के अंदर रखे हुए अशोक यात्री निवास वो पहुंचता है, जहां उसका होटल था। उसके होटल का नाम बगिया था, यानी बगिया के नाम से उसका होटल था और वो इसी होटल में नैना साहनी की लाश को रात के वक्त लेकर जाता है, गाड़ी को बाहर पार्किंग में खड़ी करता है और मैनेजर को बुलाता है। उस मैनेजर का नाम होता है केशव और मैनेजर से कहता है कि रेस्टोरेंट को खाली करवा दो, अब किसी को खाना नहीं देना है और जो आए उसे कह दो कि खाना ख़त्म हो गया है। तो केशव कहता है कि लेकिन खाना तो अभी है। तो सुशील कहता है जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो। तो केशव कहता है लेकिन जो लोग अभी खाना खा रहे हैं उनको तो खाने ही देते हैं। तो सुशील कहता है ठीक है, उनको खाने दो, लेकिन इनके खाने के बाद रेस्टोरेंट को बंद कर दो और जो लोग रात में वहाँ रुकते थे सफाई करने वाले और दूसरे लोग भी, उन्हें भी भेज दो, कहीं और जाने के लिए कह दो या अपने घर चले जाएं, वहीं जाकर सोएं। तो केशव वही करता है जो सुशील शर्मा कहता है। अब सारे लोग चले गए और रेस्टोरेंट खाली हो गया। तो सुशील शर्मा पूरी कहानी केशव को बताता है कि मेरे हाथ से मेरी पत्नी का मर्डर हो गया है और उसकी लाश को तंदूर में डालकर जलाना है। तो पहले तो केशव ऐसा करने से थोड़ा सा कतराता है, लेकिन चूंकि उसका करीबी था तो इसी वजह से वो मान जाता है और केशव भी जुर्म में शरीक हो जाता है और अब दोनों मिलकर के लाश को तंदूर में डालते हैं। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने देखा होगा तो जानते होंगे कि तंदूर अच्छा खासा बड़ा होता है और गहरा भी होता है अंदर से। तो दोनों नैना साहनी की लाश को तंदूर में डाल देते हैं और तंदूर में पहले ही से थोड़ी सी आग लगी हुई थी और इस आग को और ज़्यादा भड़काने के लिए सुशील शर्मा के पार्टी के कुछ बैनर पोस्टर वगैरह पुराने पड़े हुए थे, उसको भी वो डालकर जलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी आग इतनी नहीं लग पाती है जितनी ज़रूरत होती है। तो केशव एक काम करता है, वहीं पर एक प्लेट में मक्खन रखा हुआ था और वो उठाकर उस मक्खन को तंदूर में डाल देता है। अब जैसे ही मक्खन डालता है, आग एक बारीकी से तेज़ होकर जलने लगती है। तो उसके बाद केशव एक और गलती कर बैठता है और वो गलती ये थी कि और भी ज़्यादा मक्खन जो सिल्ली के रूप में रखा हुआ था रेस्टोरेंट के अंदर, उनमें से कई सिल्लियाँ ला करके वो एक साथ तंदूर में डाल देता है मक्खन की। और जब कई सारी मक्खन की सिल्लियाँ एक साथ पड़ती हैं तो आग की लिपटें बहुत तेज़ी के साथ उठती हैं एक बैग, और इसकी लो चार दीवारी से ऊपर उठने लगती है। तभी रेस्टोरेंट के बाहर फुटपाथ पर एक महिला रहती थी और वो दिन में सब्ज़ी वगैरह बेचा करती थी और रात में वहीं सोती थी। उसका नाम था अनारो देवी। वो देखती है कि होटल से खूब तेज़ लपट निकल रही है और उसको लगता है कि होटल में शायद आग लग गई है। वो चिल्लाने लगती है आग आग आग, और इस दौरान एक पुलिस कांस्टेबल उधर से गुजर रहा होता है। उसका नाम था अब्दुल नज़ीर गुंजू और वो पूछता है क्या हुआ। तो अनारो देवी बताती है वो देखो होटल में आग लगी हुई है। पुलिस वाला देखता है और कहता है कि हाँ, आग की लिपट तो नज़र आ रही है। वो भागकर रेस्टोरेंट के अंदर आता है और सुशील शर्मा से पूछता है ये आग कैसी है। तो सुशील बताता है कि पार्टी के बैनर पोस्टर पड़े हुए थे तो उसी को जला रहे हैं। तो अब्दुल नज़ीर गुंजू, जो कि साउथ का था लेकिन दिल्ली में पोस्टर था और बहुत दिनों से था, तो इस वजह से वो सुशील शर्मा को जानता भी था। तो उसने कहा कि थोड़ा सा ध्यान से जलाइए, आग काफ़ी तेज़ है, कहीं आग लग न जाए। तो सुशील शर्मा कहता है ठीक है, आप जाइए, हम देख लेते हैं। अच्छा, इस दौरान अब्दुल नज़ीर को सुशील शर्मा से बातचीत के दौरान थोड़ा बहुत शक हो जाता है, क्योंकि सुशील शर्मा कुछ थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। लेकिन पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। चला तो जाता है लेकिन उसको शक हो चुका था कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो अब्दुल नज़ीर गुंजू रेस्टोरेंट से बाहर जाकर एक बार फिर वापस आ जाता है और पूछता है कि तुम जला क्या रहे हो। ये कहते हुए गुंजू तंदूर के पास जाने की कोशिश करता है और जब वो तंदूर के करीब जाता है तो उसको कुछ हिस्सा नज़र आता है, उंगलियों के, हाथ पाँव के, और उसके बाद ये बाहर आकर पीसीआर वैन को जानकारी दे देता है। अब सुशील शर्मा को समझ आ चुका था कि पुलिस वाला जान चुका है और अब ठीक बात नहीं है। तो उधर केशव तंदूर के पास खड़ा हुआ लाश को जलाने में मसरूफ़ था और सुशील शर्मा इधर धीरे से खिसक लेता है। और इधर जब पुलिस आती है तो यहाँ सिर्फ केशव मिलता है और पुलिस पूछती है कि सुशील कहाँ गया। तो केशव कहता है कि मुझे नहीं पता कहाँ चला गया। अब पुलिस को पूरी तरह यकीन हो चुका था ये इंसानी लाश है और उसका मुजरिम सुशील शर्मा ही है। हालांकि लाश इतनी ज़्यादा जल चुकी थी कि उसको पहचानना मुमकिन नहीं था। पुलिस तुरंत केशव को गिरफ्तार कर लेती है और इतने में मीडिया के बहुत सारे लोग आ जाते हैं। उस ज़माने में मीडिया के नाम पर प्रिंट मीडिया और अखबार ही हुआ करते थे।
इस तरह से हंगामा नहीं था सोशल मीडिया का या इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, तो ज़ाहिर बात है वो तमाम चीज़ें नहीं हो सकी। लेकिन प्रिंट मीडिया के लोग भी अच्छी खासी तादाद में आ चुके थे, तो वो लोग आ गए और हंगामा हो गया कि एक होटल के तंदूर में लाश जलाई जा रही थी और सुशील शर्मा दिल्ली कांग्रेस का जो यूथ अध्यक्ष था वो उसमें शामिल था, उसी का रेस्टोरेंट है, तो और भी बहुत ज़्यादा हंगामा होने लगता है। खैर ये सब हो गया, लेकिन अगले दिन जब अखबार में खबर छपी तो उसकी जानकारी मतलूब करीम को भी मिली और मतलूब करीम को जैसे ही पता चला कि सुशील शर्मा के रेस्टोरेंट बगिया की ये घटना है तो इसका माथा खनका, क्योंकि जाहिर है कि वो भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ था और यूथ अधिकारी था और दोनों एक दूसरे को जानते भी थे, तो इसकी वजह से इसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुई। ये सुनकर मतलूब करीम तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गया जहां लाश को मॉर्चरी में रखा गया था। अब मतलूब करीम ने लाश दिखाने की मांग की और उसको लाश देखने की आखिरकार इजाज़त दी गई और लाश देखते ही मतलूब करीम को एक अंगूठी नजर आई। बाकी चेहरे वगैरह से पहचानना मुमकिन ही नहीं था, यहाँ तक मुमकिन नहीं था कि ये महिला है या पुरुष है, कुछ भी नहीं मुमकिन था। उसमें अंगूठी मिलने से मतलूब करीम को समझ में आ गया कि ये तो नैना साहनी की लाश है। अब मतलूब करीम ने पहली बार बताया कि ये जो लाश है वो एक महिला की है, उसकी उम्र 29 साल है और उसका नाम नैना साहनी है और ये सुशील शर्मा की पत्नी है। अब इतना सुनने के बाद पूरे दिल्ली में हर तरफ इस घटना की चर्चा होने लगी। अब उसके बाद मीडिया वाले जितने भी थे वो सभी अपने अपने रिपोर्टर्स को भेजने लगे वहाँ पर और इसको डिटेल में कवर किया जाने लगा, क्योंकि ये इस तरह की पहली ऐसी घटना थी जब किसी लाश को तंदूर में डालकर जलाया गया। अब उधर पुलिस वाले सुशील शर्मा को ढूंढने लगे, लेकिन सुशील शर्मा भागकर बेंगलुरु चला गया था और वहाँ जाकर उसने अपना हुलिया वगैरह सब बदल लिया था, बाल वगैरह मुंडवा लिए थे और कपड़ा सस्ता मद्दा बिल्कुल पुराना सा पहन रखा था ताकि किसी को पता ही नहीं चलने पाए कि ये कौन है। और इधर केशव से पुलिस ने सारी बात उगलवा ली थी और उसने सारी कहानी पुलिस को बता भी दी थी, लेकिन सुशील शर्मा असल मुजरिम गायब था। तभी दिल्ली पुलिस को जानकारी मिलती है कि सुशील शर्मा ने बेंगलुरु की एक अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है कि मुझे गिरफ्तारी का खतरा है और दिल्ली पुलिस मुझे एक झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार करना चाहती। तो ये कहकर वो अग्रिम जमानत की अर्जी लगा देता है और जब ये जानकारी दिल्ली पुलिस को पहुंचती है तो दिल्ली पुलिस भागकर बेंगलुरु जाती है और तब तक 10 जुलाई हो चुका होता है, यानी 2 जुलाई की घटना है और 10 जुलाई हो चुका होता है, 8 दिन, और सुशील शर्मा की गिरफ्तारी होती है। और दिल्ली पुलिस जब सुशील शर्मा को गिरफ्तार करके दिल्ली लाती है तो सुशील शर्मा को पता था कि केशव ने सब कुछ बता दिया होगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पुलिस को नहीं घुमाता है और वो भी सारी बातें खुलकर बता देता है, जो बातें अभी मैंने आपके सामने बताई हैं। उसके बाद सुशील शर्मा पर मुकदमा चलता है और साल 2003 में लोअर कोर्ट ने सुशील शर्मा को फांसी की सज़ा सुनाई, क्योंकि अदालत ने माना कि ये रियर ऑफ द रियरेस्ट केस है, यानी जिस तरीके से लाश को जलाया गया था वो अदालत की नज़र में रियर ऑफ द रियरेस्ट केस लगा, तो इसी वजह से इसी को लेकर लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई और कहा कि इसको फांसी होनी चाहिए। और उसके अलावा केशव को इस जुर्म में भागीदार बनने के लिए, सबूत वगैरह मिटाने के लिए उसको 7 साल की कैद बामशक्कत की सज़ा सुनाई गई। अब जाहिर सी बात है कि सुशील को लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करना था और उसने किया भी, लेकिन साल 2007 में हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और अब उसके बाद ये मामला जाहिर है सुप्रीम कोर्ट पहुंचना था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा भी। और साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 2 फैसलों को, यानी लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों फैसलों को पलटते हुए फांसी की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में तब्दील कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सुशील शर्मा से सोसाइटी को कोई खतरा नहीं है और ये एक पर्सनल मैटर है कि पति को पत्नी पर शक हुआ और उसने शक के आधार पर हत्या कर दी, तो ये कोई रियर ऑफ द रियरेस्ट केस नहीं बनता है और सुशील शर्मा का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है। तो ये सारी बातें सुशील शर्मा की फेवर में गई। और अब उसके बाद साल आता है 2015 का, जब इस घटना को 20 साल हो चुके थे। तो 20 साल के बाद सुशील शर्मा आखिरकार पैरोल के लिए अप्लाई करता है और कहता है कि वो उम्र कैद की सज़ा से ज़्यादा वक्त जेल में काट चुका है, इसलिए उसको पैरोल पर रिहा किया जाए। और अदालत उसके इस बात को मान भी लेती है और उसको बिना किसी शर्त के 2015 में पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो सुशील शर्मा ने कैलेंडर के हिसाब से 20 साल जेल में गुजारे थे और जेल में जो कुछ भी छुट्टी वगैरह का जो कुछ भी हिसाब किताब बनता है तो उस हिसाब से 4 साल छुट्टियों के बन गए थे। तो इस तरह कुल मिलाकर के 24 साल बन जाते हैं और यही देखकर अदालत ने उसको रिहा कर दिया और कहा कि अच्छा खासा वक्त गुजार चुका है। तब से सुशील शर्मा दिल्ली के अंदर एक गुमनाम बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और वो जिंदा भी है कि नहीं किसी को कोई जानकारी नहीं, शायद उसके करीबी लोगों को बताओ, उसके घर वालों को बताओ, बाकी और किसी को नहीं। और वैसे भी देखा जाए तो हत्या को हुए 30 साल हो चुके हैं, 1995 से लेकर के 2025 तक 30 साल हो चुके हैं। और हत्या के समय सुशील शर्मा की जिस तरीके से उम्र नज़र आती है
वो 35 से 40 के आसपास उम्र रही होगी। तो इस तरह वो 65 से 70 साल का हो ही चुका है इस वक्त। तो अगर वो ज़िंदा भी होगा तो वो बूढ़ा हो चुका है, बाल वगैरह सफ़ेद हो चुके होंगे, गोलू-मोलू है तो इस वजह से कमर उसकी नहीं झुकी होगी, लेकिन उसके आसाब तो बहरहाल कमज़ोर हो ही गए होंगे और शायद कोई पहचान भी ना पाए कि सुशील शर्मा यही है। और उसके गुमनाम बनकर रहने की वजह ये है कि पब्लिक से उसको ख़तरा है, क्योंकि ऐसे केस में पब्लिक आपको छोड़ती नहीं है, मार डालती है ऐसे लोगों को। आपने देखा होगा कि अभी किस तरीके से साहिल शुक्ला को मुस्कान के केस में लोगों ने पुलिस के घेरे में ही पीट दिया था, और अगर पुलिस इतना बड़ा घेरा अच्छा सा ना बनाए होती तो साहिल को तो पब्लिक ही मार डालती। मतलब इस तरह के केसेस में अदालत से तो रिहाई मिल जाती, लेकिन पब्लिक के हाथों मारे जाने का खतरा रहता है। इसलिए सुशील शर्मा ने खुद को गुमनाम कर लिया और सबसे पूरी तरह से कट गया। सोचिए कि वो एक नेता था, कांग्रेस यूथ विंग का अध्यक्ष था दिल्ली का, और नेताओं को तो वैसे ही दिखास और छपास की बीमारी होती है, और फिर गुमनाम रहना पड़ जाए तो खुद इसके लिए सबसे बड़ी सज़ा तो यही है कि कहाँ दिखास और छपास की बीमारी और कहाँ बिल्कुल गुमनामी की ज़िंदगी। ये नेताओं के लिए तो सबसे बड़ी सज़ा यही है। तो खैर, ये थी तंदूर कांड की पूरी कहानी और पूरी डिटेल, जो उस वक्त की एक बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाली घटना थी। और जब जब इससे मुताल्लिक कोई केस सामने आया, चाहे वो फैसला हो, चाहे कोई पैरोल का मामला हो या और कोई दूसरा मामला हो, तब तक इस घटना को कुरेदा गया, खबरों में बना रहा, चैनलों ने चलाया, तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना आ गया, उसके बाद में इन्होंने खूब हंगामा मचाया। तो बहरहाल ये उस वक्त की बहुत ज़्यादा चर्चित घटनाओं में से एक थी, और आज लोग फ्रिज और ड्रम लेकर के पीछे पड़े हुए हैं, रील बना रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि तंदूर वाला भी याद दिला दें किस्सा। वैसे दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या कुछ सीखने को मिला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इस पूरी कहानी को सुनने के बाद। और ये भी बताइए कि क्या इससे पहले आपको इस घटना के बारे में कुछ जानकारी थी, आपने सुना था इस केस के बारे में? और दोस्तों, अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आया है, हमारा अगर काम पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से बहुत सारे लोगों तक वीडियो पहुंचता है। और इसको शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को पता चले कि दरअसल ये भी एक घटना थी और इस घटना का क्या कुछ रूपरेखा रही। और दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के और भी वीडियोज़ मिलते रहें।